जय हिंद दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। एक्चुअली कुछ काम ऐसा आ गया था, उसमें बिजी हो गया। और देखिए होता क्या है ना कि एक वीडियो को बनाने में और फाइनली आप लोगों तक पहुँचाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। जैसे एक वीडियो का कंटेंट सोचना, फिर तैयार करना, उसके बाद वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना या फाइनली यूट्यूब पे अपलोड करना, ये तमाम करते करते लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है, 20-25 दिन लग गए हैं और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। खैर, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के बीच में पहुँचाता रहूँ। और ये जो दूरियाँ हुई हैं, ये जो लगभग 20-25 दिन का टाइम लगा है, उसको मैं जल्दी से ख़त्म करूँ। जो कंटेंट छूटा है उसको हम पूरा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय हरित क्रांति। देखिए, द्वितीय हरित क्रांति है, लेकिन मुझे लगता है कि द्वितीय हरित क्रांति को समझने से पहले ज़्यादा बेहतर है कि हरित क्रांति को समझ सकें। अगर हरित क्रांति को हम समझ लेंगे तब द्वितीय हरित क्रांति को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हरित क्रांति को जानते होंगे कि क्या है हरित क्रांति, लेकिन आप लोगों से भी आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि फाइनली लास्ट में आप समझ सकें। हो सकता है इसमें से बहुत सारा ऐसा कंटेंट होगा जो आपने नहीं सुना होगा, या आपने सुना होगा तो आपने नहीं समझा होगा, तो वो इस वीडियो में भी आ जाएगा और आप लोगों को वो नया कंटेंट भी समझ में आएगा। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें। इससे मोटिवेशन भी मिलता है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब कर लेने से ना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हरित क्रांति को पहले समझते हैं कि हरित क्रांति है क्या। देखिए, हरित क्रांति, इंग्लिश में इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब रेवोल्यूशन एक क्रांति होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा देश चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर हरित मतलब कि हमारे कृषि यानी खाद्यान्न जो फसलें हैं उनसे संबंधित है। तो उसमें चूंकि कम समय में बहुत तेज उत्पादन को ही हम क्रांति कहते हैं, तो खाद्यान्न जो फसल है उसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, इस वजह से इसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं और इसको हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, इस वजह से ये हरित क्रांति हुआ है। अब मैं बता दूं कि इस शब्द का उपयोग लगभग 1960 के दशक में हुआ था सबसे पहले। जिसका उपयोग सबसे पहले 1967-68 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसका मतलब इस शब्द का जो हरित क्रांति है उसका उपयोग किया और फसलों में क्रांति लाई। किया क्या था इन्होंने कि गेहूं की एक प्रजाति थी, तो गेहूं की जो प्रजाति थी उसमें लगभग 14 क्रोमोजोम होते थे, मतलब गुणसूत्र होते थे उसमें लगभग 14। उन्होंने क्या किया कि उसके क्रोमोजोम की संख्या बढ़ा दी, लगभग 2 गुना 3 गुना कर दिया और लगभग 42 गुणसूत्र उसमें बना दिए और एक बौने प्रजाति की इन गेहूं को इन्होंने बनाया। अब हुआ क्या कि जिस एक पौधे में जितना भी गेहूं होता था, इसको करने के बाद चूंकि भले ही उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन फसलों की संख्या बढ़ गई। उसमें क्या हुआ कि एक पौधे में ही अनाज की संख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा अनाज होने लग गया। अब उसके वजह से हुआ ये कि वो बड़ी बड़ी संख्या में होने लग गई और फिर उसके बाद एक क्रांति का रूप ले लिया। उन्हीं के अंडर में काम करते थे और वो एक स्टूडेंट थे, कि यंग वैज्ञानिक थे, एक युवा वैज्ञानिक थे जो उनके अंडर में काम करते थे। वो भारतीय थे, वो भारत आए और भारत में आने के बाद सेम जो उन्होंने वहाँ किया था नॉर्मन बोरलॉग के साथ, उन्होंने भारत में भी उसका एक्सपेरिमेंट किया और उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का आपने नाम सुना होगा और इस वजह से वो भारत में आकर के उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, भारत में वो सफल रहे। इस वजह से उनको भारत में हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। बाद में जो है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड भी दिया जाने लगा और आपको बता दें कि सबसे पहले जो नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड मिला है वो मिला है एमएस स्वामीनाथन को ही मिला है। ठीक है, तो ये तमाम जो फैक्ट मैंने बताया है उस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में, आपके आने वाले परीक्षा में काफी लाभकारी होगा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि क्या है। तो उन्होंने ये चीज किया और इसमें उनका टारगेट क्या था ना, कि जो उत्पादन है हमारा उसको हम बढ़ा सके। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो खाद्य सामग्री हमारे पास बहुत ज़्यादा था नहीं, तुरंत से फिर युद्ध हो गया चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, तो स्थितियां हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस वजह से हमें जो अपनी खाद्यान्न जो
चावल होता था, गेहूँ होता था, उसका भी आयात करना होता था, दूसरे देशों से मंगवाना होता था और इस वजह से हमारे देश को भीख का कटोरा कहा जाता था शुरुआत में। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ ये कि अनाज की उत्पादकता बढ़ी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। उत्पादकता बढ़ने की वजह से हमारे पास इतना ज़्यादा खाद्यान्न हुआ, इतना खाद्यान्न हुआ कि फिर हम आत्मनिर्भर हो गए इसमें। शुरुआत में आपको बता दें कि लगभग 7 राज्यों के 7 जिलों में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सफल हो गए। फिर इसको पूरे भारत में अलग अलग जगह के लिए किया, लेकिन खैर पूरे भारत में नहीं हो सका, एक क्षेत्र में ही हो पाया, पूरे क्षेत्र में ये नहीं हुआ। लेकिन इससे इतना उत्पादन हुआ कि हम आत्मनिर्भर भी हो गए और हमने अपना बफर स्टॉक भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी अगर सूखा आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो उसमें हमें समस्याएं ना हो, हमने इतना उत्पादन किया। और इसी वजह से ये जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हमने जितना उत्पादन किया, इस वजह से इसमें क्या कहा गया, इसको हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बताया कि हाँ इस तरीके से स्टार्ट किया गया था। अब इसके लिए क्या था ना कि सरकारी समर्थन बहुत ज़रूरी था, सिर्फ बीजों को दे देने से नहीं होता है, तो सरकारी समर्थन भी इसमें रहा। सरकार ने अलग अलग तरीके से इसमें काफ़ी तकनीकी और संस्थागत सुधार किए। क्या क्या सुधार किया? सबसे पहले जो ये बीज थे, इस बीज का जो मतलब हाइब्रिड बीज जो था, इसका उपयोग किसानों को दिया गया उपयोग करने के लिए, उन्होंने किया, तो इसका प्रयोग उन्होंने किया। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में वृद्धि की गई, क्योंकि रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ती थी उन बीजों को, तब जाकर के फसल ज़्यादा बेहतर होता था। तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो सरकार करेगा। तो सरकार ने रासायनिक उर्वरकों की। दूसरा, उन्नत नई किस्मों की बीजों की वृद्धि करवाई ताकि हर एक लोगों को मिल सके, तो इसका भी व्यवस्था सरकार ने करवाया। उसके बाद सिंचाई सुविधाओं में भी तेजी लाए। ठीक है, सिंचाई सुविधा जो हमारी थी उनका तेजी से विस्तार भी किया, ताकि नलकूप वगैरह लगाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था ना कि सिंचाई मौसम पे ही निर्भर रह करके करना होता था कि सिंचाई होगा जब बरसात का टाइम आएगा तो उसी टाइम हो पाएगा, क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसके विस्तार के लिए नलकूप लगाई गई, नहरों से जोड़ा गया अलग अलग तरीके से, ताकि सिंचाई बेहतर हो सके और सिर्फ हम मौसम पे निर्भर ना रहें। तो इस वजह से नलकूपों वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा बनवाया गया, ताकि लोगों को समस्या ना हो और सिंचाई बेहतर से बेहतर हो सके। ये सब चीज़ें की गई। इसके लाभ क्या हुए कि उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई, उत्पादन भी काफ़ी बढ़ गया, किसान का जीवन निर्वाह बढ़ गया और उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंजेज आया, उनके अंदर एक थॉट का भी चेंजेज हुआ। अब देखिए उनका सोच क्या बदला इसमें। सोच ये बदला कि पहले के जो किसान थे वो सोचते थे कि जो हम अनाज उपजाते हैं वो सिर्फ हमारे खाने के लिए है, लेकिन बाद में उनका थॉट बदला कि नहीं, हम इससे लाभ भी कमा सकते हैं। और इनसे उनको लाभ हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो उनको अपने स्टॉक रखने के बाद भी इतना उनके पास खाद्यान्न था कि वो उन्होंने बेचा और उसका लाभ कमाया। ठीक है, अब खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी लोग हो गए। इससे इसका लाभ ये भी हुआ हरित क्रांति का कि लोग आत्मनिर्भर हो गए। पहले भारत को भीख का कटोरा कहा जाता था, जैसा मैंने आपको बताया, और फिर बाद में इसको इन्होंने गलत साबित किया हरित क्रांति के बाद से। लेकिन आपको पता है कि हर एक बात का एक लाभ भी होता है, एक हानि भी होता है, एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। जो सकारात्मक पक्ष की मैंने बात कर ली, अब नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं कि हरित क्रांति से आखिर नकारात्मक पक्ष क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला तो इसमें नकारात्मक पक्ष यह हुआ कि इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग जो किया गया, उसका जो सीधा प्रभाव था वो हमारे जीवन पे दिखा, क्योंकि रासायनिक खाद्य वाला जो हम अनाज खा रहे थे, तो उससे हमारे हेल्थ इशू, हमारे स्वास्थ्य को समस्याएं होने लग गई। पहला प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वो यह हुआ कि हमारी जो मिट्टी थी, हमारा जो जमीन था, वो अनउर्वर होने लग गया। मतलब कि अब वो उतना उर्वर नहीं रहा, उतना उपजाऊ नहीं रहा, उपजाऊ उसकी क्षमता जो थी वो कमने लग गई। ये दूसरा समस्या। तीसरा समस्या यह हुआ कि इसका लाभ जो हुआ था वो बड़े किसानों को हुआ था, मतलब जिनके पास बड़ी जोत थी, बड़े खेत थे, उनको इसका लाभ मिला। छोटे छोटे खेत वालों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला इसका, क्योंकि वो उतना ही उपजा पा रहे थे जितना वो खा रहे थे, उससे अधिक नहीं हो रहा था, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहा। लाभदायक उनके लिए रहा जिनकी बड़ी जोतों थी। तो बाद में आप देखिएगा कि किसानों में भी काफ़ी ज़्यादा असंतुलन हो गया कि एक बड़े किसान निकल के सामने आ गए, उभर के सामने आ गए, और छोटे किसान वही रह गए। तो एक इसका भी नकारात्मक पक्ष हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन भी हुआ कि मतलब एक क्षेत्र
जैसे आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उन सब जगहों पे तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ, उत्पादकता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आप उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में अगर आप जा कर के देखेंगे तो उस लेवल पे उपजाऊ नहीं हुआ। तो ये सब तमाम और भी समस्याएँ आई कि इस तरीके से समस्याएँ जो आपको पता है कि आई, और इसके अलावा भी बहुत सारा हमारा जो पर्यावरण था उस पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा, और ये तमाम बातें हुई जिसके वजह से समस्याएँ आने लग गई। तो ये समस्याएँ थी। आपको पता है कि हाँ, कहाँ से कैसे किस तरीके से शुरुआत इसका हुआ। तो अब मैं इस वीडियो में हरित क्रांति के इसी पक्ष को रखूंगा, और हरित क्रांति को मैंने समझाया है। मैं अगला एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे कि आखिर द्वितीय हरित क्रांति में इससे क्या चेंजेस किया गया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।